नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यू के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसकी वीडियो आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तक यानी कि टिश्यू होता क्या है? तो समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी एक काम को करते हों उन्हें उत्तक कहा जाता है। तो जब कई सारी कोशिकाएं एक ग्रुप में होती हों यानी कि समूह में होती हों और वो किसी एक काम को करती हों तो उन्हें उत्तक कहा जाता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जीव हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है, जिसे सेल कहा जाता है। और सेल के ही ग्रुप को यानी कि कोशिका के ही समूह को उत्तक कहा जाता है। उत्तक के समूह से अंग बनते हैं, अंगों के समूह से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र के समूह से जीव बनता है। तो जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है और कोशिकाओं का समूह ही टिश्यू यानी कि उत्तक कहलाता है। तो आज हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो जो पादप उत्तक है ना, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विभाजोत्तकी उत्तक, जिसे मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा भाग है स्थायी उत्तक, जिसे परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो इसके नाम से ही क्लियर है, परमानेंट टिश्यू यानी कि जिसमें कोई डिवीज़न नहीं होती। और जो दूसरा उत्तक है विभाजोत्तकी उत्तक, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो टिश्यू होते हैं उनमें डिवीज़न होती है, विभाजन होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है विभाजोत्तकी उत्तक। और जो स्थायी उत्तक होता है, इनमें उत्तकों में विभाजन नहीं होता, इसीलिए इसे स्थायी उत्तक कहा जाता है। तो जो विभाजोत्तकी उत्तक है, इसके 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले आप एक ओवरव्यू ले लीजिए। तो विभाजोत्तकी उत्तक के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक, जिसे इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। दूसरा प्रकार है पार्श्व विभाजोत्तक उत्तक, जिसे लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। तीसरा प्रकार है अंतर्वेशी विभाजोत्तकी उत्तक, जिसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू कहा जाता है। तो विभाजोत्तकी उत्तक के कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार। और जो स्थायी उत्तक है ना, यानी कि परमानेंट टिश्यू है, इसके 2 प्रकार हैं। पहला प्रकार है सिंपल टिश्यू सरल उत्तक, और दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स टिश्यू जटिल उत्तक। तो जो सरल उत्तक है यानी कि सिंपल टिश्यू है, ये एक ही प्रकार के उत्तक से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे सरल उत्तक कहा जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये एक प्रकार के उत्तक के मिलने से नहीं बनता, इसीलिए इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कौन से प्रकार हैं? तो इसके प्रकार हैं जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जटिल उत्तक के प्रकार हैं। और सरल उत्तक के भी यानी कि सिंपल टिश्यू के भी 3 प्रकार होते हैं। तो इनके नाम आप इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये नाम इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। अगर आपको हिंदी में भी याद रखना है तो पैरेन्काइमा को मृदुत्तक कहते हैं, कोलेनकाइमा को स्थूल कोण उत्तक कहा जाता है और स्क्लेरेन्काइमा को दृढ़ उत्तक कहा जाता है। पर आजकल एग्जाम में इसके नाम इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। तो ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं पादप उत्तक के पहले भाग से, यानी कि विभाजोत्तकी उत्तक, जिसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो यह उत्तक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है, यानी कि जिनमें बार बार डिवीज़न करने की क्षमता होती है, इसीलिए तो इसे
विभाजोत्तकी ऊतक कहा जाता है और यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है और इस ऊतक में शामिल कोशिकाएं विभाजन करती हैं, जिससे पौधों के शरीर का आकार बढ़ता है। और ये 3 प्रकार की होती हैं। तो कौन कौन सा प्रकार है? तो पहला प्रकार है शीर्षस्थ विभाजोत्तकी ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ये आसान है, इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। तो नाम क्या है? शीर्षस्थ विभाजोत्तकी ऊतक। तो इसका काम क्या है? तो यह ऊतक पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे के लंबाई में वृद्धि होती है। तो इसका नाम क्या है? शीर्षस्थ विभाजोत्तकी ऊतक। तो ये पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है। और ये ऊतक पौधों की जड़ों के सिरे पर भी पाया जाता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों की भी लंबाई बढ़ती है। तो जो ये शीर्षस्थ विभाजोत्तक ऊतक है ना, ये पौधों के जड़ों के सिरों पर और पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पौधे की लंबाई बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रकार है पार्श्व विभाजोत्तक ऊतक, जिसे लेटरल मेरिस्टेम कहा जाता है। तो इसका काम क्या है? तो यह पौधों के जड़ तथा तने के किनारों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों के तने की मोटाई या गोलाई में वृद्धि होती है। तो पीछे हमने पढ़ा कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसका काम क्या है? तो उसका काम पौधे की लंबाई में वृद्धि करना है। और जो ये लेटरल मेरिस्टेम है इसका काम क्या है? तो इसका काम पौधे की मोटाई में वृद्धि करना है। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार है अंतर्वेशीय विभाजोत्तक। तो यह पौधों के अंतर्वेशियों पर पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों की शाखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है और यह वास्तव में देखा जाए तो शीर्षस्थ विभाजोत्तक का ही अवशेष है। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। तो इसकी महत्ता वैसे पौधों के लिए है जिनके शीर्ष को शाकाहारी जानवर खा जाता है। तो पौधों के शीर्ष को खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वेशीय विभाजोत्तक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं। जैसे इसका उदाहरण है घास। तो जो घास होती है, आप देखते हैं कि जो जानवर होते हैं ये घास के ऊपरी भाग को खा लेते हैं, लेकिन जो घास होती है ये कुछ दिनों के बाद फिर से बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है? तो इसी ऊतक के कारण इसका नाम क्या है? अंतर्वेशीय विभाजोत्तक ऊतक। तो पादप ऊतक का पहला भाग हमने देख लिया। अब दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू। तो इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं विभाजन नहीं करती, इसीलिए से परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सिंपल टिश्यू और दूसरा प्रकार है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो पहले हम सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक। तो इसका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसीलिए से सरल ऊतक कहा जाता है। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं, यानी कि सरल ऊतक के अंतर्गत 3 प्रकार के ऊतक आते हैं। पहला प्रकार है पैरेन्काइमा, दूसरा प्रकार है कोलेनकाइमा और तीसरा प्रकार है स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले हम इसके पहले प्रकार यानी कि पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। तो पैरेन्काइमा को हिंदी में मृदूतक कहा जाता है, लेकिन आपको इसका इंग्लिश नाम ही याद रखना है। एग्जाम में भी आपको पैरेन्काइमा नाम ही देखने को मिलेगा। तो पैरेन्काइमा ऊतक क्या है? तो यह अत्यंत सरल प्रकार का स्थायी ऊतक होता है और इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाएं स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर किसी भी यौगिक का जमाव नहीं होता। तो जो कोशिकाएं होती हैं ना, यानी कि सेल होता है ना, सेल के बाहर क्या पाया जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सेल वॉल, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। तो जो पौधे होते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो पैरेन्काइमा होता है ना, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं ना, एक कोशिका का दूसरी कोशिका से जो स्पर्श होता है ना, उसमें थोड़ा गैप होता है। आपको इसकी 2 कोशिकाओं के बीच में थोड़ा गैप देखने को मिलेगा,
जिसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो इसका काम क्या है? तो पैरेन्काइमा का काम क्या है? तो यह पौधों के भोजन संग्रह करने वाले भागों में, यानी कि भोजन का भंडार करने वाले भागों में पाया जाता है, जैसे आलू, मूली, शलगम इसका उदाहरण है। तो आलू क्या है? तो आलू तने का रूपांतरण है। तने वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो पैरेन्काइमा से एक ही प्रश्न बनता है कि इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य फूड स्टोरेज का है, यानी कि भोजन के भंडारण का है। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार है स्थूल कोण उत्तक, जिसे कोलेनकाइमा कहते हैं। तो इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी होती हैं और यह उत्तक पौधे के नए भागों पर पाया जाता है। यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे, यानी कि जो तने की छाल होती है उसके नीचे, और पर्णवरंत। तो पर्णवरंत क्या होता है? तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां तने से किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं? तो पेटियोल के माध्यम से, यानी कि पर्णवरंत के माध्यम से ये पत्तियां तने से जुड़ी होती हैं, जिसे हम पत्ते का डंठल कह देते हैं। तो यह विशेषकर तने के एपिडर्मिस के नीचे और पर्णवरंत पर पाया जाता है, लेकिन यह जड़ों में नहीं पाया जाता। तो कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? तो इसका कार्य पौधे को यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करना होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा उत्तक पौधे को लचीलापन प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोलेनकाइमा। तो आगे सरल उत्तक का तीसरा प्रकार है दृढ़ कोण उत्तक, जिसे स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। तो इस प्रकार के उत्तक में कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिनके किनारे नुकीले होते हैं। तो इनकी कोशिकाओं को स्पर्श करने वाले सेल वॉल पर लिग्निन नामक द्रव का जमाव पाया जाता है। तो जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक होता है ना, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है ना, उनमें एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम क्या है? लिग्निन। इस द्रव के कारण जो इसकी कोशिका भित्ति होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। तो इसका काम क्या है? तो इनका काम पौधों के विभिन्न अंगों को कठोर और मजबूत बनाना है और उनकी सुरक्षा करना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा उत्तक पौधों को मजबूत बनाता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और यह बीज के कठोर कवच तथा नट्स में भी पाया जाता है, जैसे अखरोट, नारियल। तो अखरोट के जो बाहर का कवच होता है, उसका कवर होता है, वो किस टिश्यू का बना होता है? तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। और जो नारियल होता है ना, नारियल के बाहर का जो कठोर भाग होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। तो परमानेंट टिश्यू के दो भाग हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है, इसीलिए इसे जटिल उत्तक कहा जाता है। और जटिल उत्तक दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है जाइलम और दूसरा प्रकार है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? पहले देखते हैं जाइलम। तो जाइलम उत्तक जड़ों से जल और घुले हुए खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जाइलम उत्तक का काम क्या है? तो जाइलम उत्तक पौधों की जड़ों से जो जल होता है और जो मिनरल्स होते हैं ना, उन्हें जड़ों से पौधों की पत्तियों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम उत्तक है, यह क्या करता है? तो फ्लोएम उत्तक पत्तियों में तैयार शर्करा यानी भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जो पौधे की पत्तियां होती हैं, ये भोजन बनाती हैं। तो फ्लोएम उत्तक का कार्य क्या है? इस भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना। तो जाइलम उत्तक का काम जल का परिवहन करना है और फ्लोएम उत्तक का काम भोजन का परिवहन करना होता है। तो जाइलम के नाम में ही जल छिपा हुआ है। तो इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जाइलम उत्तक का काम जल का परिवहन करना होता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शीर्षस्थ
विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुत्तक में वृद्धि के लिए या वलकुट में वृद्धि के लिए? तो इसका सही जवाब क्या है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है कि पार्श्व विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है मोटाई में वृद्धि के लिए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो बताइए कौन सा स्थायी उत्तक है जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दृढ़ उत्तक, जिसे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस उत्तक के कारण होता है? तो बताइए पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भोजन को संचित करने और पौधे को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो भोजन के भंडारण में कौन सा उत्तक सहायक होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पैरेन्काइमा उत्तक। अगला प्रश्न है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक नहीं है? स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या जाइलम? तो इसका सही जवाब क्या होगा? जाइलम। जो जाइलम है ये सरल स्थायी उत्तक नहीं है, ये जटिल स्थायी उत्तक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जाइलम। अगला प्रश्न है कि पौधों में जल परिवहन के लिए डैश उत्तरदायी है? तो बताइए पौधों में जल परिवहन के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो इसका सही जवाब होगा जाइलम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो बताइए पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्लोएम पौधों में भोजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, भोजन का परिवहन। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्तक है? तो पहला कथन है विभाजोत्तक उत्तक और दूसरा कथन है स्थायी उत्तक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पादप उत्तक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों ही पादप उत्तक हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? यानी कि पौधे की मोटाई को बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पार्श्व विभाजोत्तक, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तनों और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शीर्ष विभाजोत्तक। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।